नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए है और उनका जो सेकंड पेपर है एथिक्स नीति शास्त्र, इस पर हमने पहले बात की है और ये समझने का प्रयास किया था कि नीति शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और जो शुभ है और उचित है उसके पीछे क्या तर्क है, क्या प्रासंगिकता है। जो हम नैतिक निर्णय देते हैं उन नैतिक निर्णयों का स्वरूप क्या है, आदि आदि, ये सब नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। ऐसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक परिभाषा दी थी कि जो पारंपरिक रूप से जो नीति शास्त्र प्रचलित है उसकी एक परिभाषा दी थी कि नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड प्रस्तुत करता है। तो हमने देखा था कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि ये व्यवस्थित, क्रमबद्ध, तथ्यात्मक और निष्पक्ष अध्ययन करता है, इसीलिए नीति शास्त्र को विज्ञान कहा गया। और विज्ञान भी कैसा है, मानकीय, विवरणात्मक नहीं है। ये मैंने बात बता दी है। मैं तो वैसे आज इसका एक बार, चूंकि अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो एक बार याद दिलाने के लिए, पुनः स्मृति में लाने के लिए कि पिछली क्लासों में हमने किन चीज़ों पर चर्चा की थी, मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये केवल आदर्श प्रस्तुत करता है, विवरण नहीं करता, इसीलिए इसको विवरणात्मक विज्ञान ना कहकर आदर्शमूलक कहा। समाज में रहने वाले मनुष्यों के ही सामान्य मनुष्य, वो भी सामान्य, जो बौद्धिक सोच समझ रखने वाले हैं, विवेकशील हैं, अर्थात बहुत वृद्ध नहीं, पागल नहीं, विक्षिप्त नहीं, आदि आदि, उनके भी ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है और वो भी निष्पक्ष रूप से, और इसके लिए कुछ मापदंड प्रस्तुत करता है। ऐसा हमने पढ़ा था। तो और इसी संदर्भ में हमने कुछ नैतिक शब्दों की बात की थी, मूल्य, सद्गुण, उचित, अनुचित, कर्तव्य, आदि आदि, उन पे भी हमने चर्चा की थी। अधिनीति शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र में क्या भेद है, इस पर भी हमने बात की थी। और फिर उसके बाद हमने नीति शास्त्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत लिए थे, जिसमें सुखवाद था और स्वार्थवाद था, उपयोगितावाद था और विकासवाद था, और अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आत्मपूर्णतावाद की है। तो ये एक और बिंदु है नीति शास्त्र का। वहाँ हमने मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ, ग्रीक एथिक्स में जब हमने बात की थी, जो कि पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ माना जाता है, उसमें हमने ग्रीक और यूनानी दार्शनिकों पे, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के अतिरिक्त सोफिस्ट जो इन तीनों से पहले हुए थे, उन पर भी हमने विस्तार से बातें की थी। मैंने केवल मेमोरी में लाने के लिए ही ये 3-4 मिनट जो है यहाँ पर आपके लिए। और आज चूंकि मैंने कहा अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए एक नए टॉपिक पर चर्चा करना चाहूँगा, जिसका नाम है आत्मपूर्णतावाद। ठीक है, चलिए। तो इससे पूर्व जो सिद्धांत हमने पढ़ा था वो था विकासवाद, और उसमें हमने देखा था कि उसके जो सबसे प्रमुख समर्थक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने चार्ल्स डार्विन के विकासवादी, उद्विकासवादी सिद्धांत के आधार पर नैतिक सिद्धांत के रूप में विकासवाद को प्रस्तुत किया। तो चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि जिस मनुष्य में वातावरण के साथ समायोजित करने और संघर्षशील जीवन जीने की क्षमता, वही व्यक्ति स्थिर रह पाएगा, शेष रह पाएगा, अपना अस्तित्व कायम रख सकेगा। और ये जो सृष्टि का विकास हम देख रहे हैं, उनके अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि ये एक दिन का नहीं, लाखों वर्ष निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है, स्वतः ही चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ हम जब आत्मपूर्णतावाद को पढ़ेंगे तो उसमें अपन ये देखेंगे, देखिए एक कोशिश की है मैंने एक हल्का सा चार्ट बनाकर आपको समझाने की, कि ये जो आप देख रहे हैं ये है आत्मपूर्णतावाद, मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आत्मपूर्णतावाद मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस सिद्धांत में इससे पूर्व विकासवादी जो सिद्धांत दिया गया
उसके प्रति संतोष दिखाई नहीं देता। इनका मानना है कि मनुष्य के आचरण का, कर्मों का मूल्यांकन जैविक नियमों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो ये इस आत्मपूर्णतावाद के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कि मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन जो है वो जैविक, मनुष्य क्योंकि विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी होने के कारण इसके कर्मों का मूल्यांकन जैविक नियमों के आधार पर नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र नैतिक नियमों के आधार पर होना चाहिए, जिनका अपना स्वरूप है। ठीक है, चलिए। जो आत्मपूर्णतावाद है, इसके 3 प्रमुख समर्थक हैं। मैंने यहाँ पर उनका नाम लिखा है, हेगेल, ग्रीन और ब्रेडल। अभी यद्यपि और भी हैं, फिक्टे, सेलिंग, बोसांके आदि अन्य दार्शनिक भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो प्रमुख दार्शनिक हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 दार्शनिक हेगेल, ग्रीन और ब्रेडले यहाँ प्रमुख रूप से लिए गए हैं। ठीक है, अब ये आत्मपूर्णतावाद जो है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, विशिष्टता क्या है, मैंने यहाँ संक्षेप में ये रखने का प्रयास किया है ताकि आपको ठीक ढंग से ये समझ में आ सके। ठीक है, तो आत्मपूर्णतावाद की यदि विशेषताओं पर हम बात करें तो इसका जो सबसे उच्चतम ध्येय है, यहाँ पर दिया है नाम उच्चतम ध्येय, वो है आत्मसिद्धि। और फिर नीचे की पंक्ति में हमने ये प्रयास किया समझाने का, आत्मसिद्धि से तात्पर्य क्या है। ठीक है, यहाँ फिर से बोल रहा हूं कि आत्मपूर्णतावाद का जो उद्देश्य है वो है आत्मसिद्धि। और आत्मसिद्धि जो है, इसका अर्थ क्या है, तो ये बताया गया कि बुद्धि के नियंत्रण में व्यक्ति का समग्र विकास, बुद्धि के नियंत्रण में व्यक्ति का समग्र विकास, ये है आत्मसिद्धि। क्योंकि मनुष्य में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, बौद्धिक प्रवृत्तियां भी और भावनात्मक और शारीरिक प्रवृत्तियां भी। तो बुद्धि के लिए, क्योंकि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, इसीलिए मनुष्य से आशा की जाती है कि वो जो भी निर्णय ले, जो भी कर्म करे, वो बुद्धि से नियंत्रित होने चाहिए। और यही मान्यता इस आत्मपूर्ण सिद्धांत की है। तो आत्मसिद्धि का यहाँ अर्थ दिया बुद्धि के नियंत्रण में व्यक्ति का समग्र विकास। और इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने कुछ विशिष्टताएं, आत्मपूर्णतावाद की विशिष्टताएं निर्धारित की हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें ये कुछ विशिष्टताएं हैं, आप देख रहे होंगे, जिसमें पहली विशिष्टता है अधिकतम व्यक्तियों का पहली विशेषता है अधिकतम विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। यानी मनुष्य को अपना अधिकतम विकास करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, ये पहली विशेषता यहाँ पर दी गई। और दूसरी विशेषता है, यह सिद्धांत स्वार्थवाद से भिन्न है। क्योंकि प्रथम विशेषता में ऐसा लगता है कि मनुष्य अपने ही हित और स्वार्थ को ध्यान में रखकर कर्म करेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस सिद्धांत की संपूर्ण प्रवृत्ति को यदि हम समझें तो ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर आती है, ये स्वार्थवाद से भिन्न है। स्वतंत्र व्यक्तित्व और आत्मपूर्णता को इसमें महत्व दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को ये माना गया कि उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र है और वो अपने विकास करने के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन इसी के साथ हमने तालमेल बैठाते हुए ये बात जोड़ी है, जैसे अभी अपन जिक्र कर रहे थे कि स्वार्थवाद से भिन्न है। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व होते हुए भी ये समाज के हित को ध्यान में रखकर ही इसके अंतर्गत कर्मों को उचित माना जाता है। और इसी बात को हमने चौथे बिंदु में दर्शाने का प्रयास किया। आप देख रहे होंगे कि व्यापक सामाजिक कल्याण को महत्व यहाँ पर दिया गया। यानी यहाँ व्यक्ति को स्वतंत्र मानते हुए भी, आत्मपूर्णता उसके जीवन का लक्ष्य मानते हुए भी ये स्वीकार किया गया कि सामाजिक कल्याण यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंततः सामाजिक कल्याण में ही व्यक्ति का अपना कल्याण निहित है। और इसी तरह से अगली जो विशिष्टता है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वार्थमूलक व परोपकार मूलक प्रवृत्तियों में समन्वय ये जरूरी माना है, क्योंकि बुद्धिशील होने के नाते ही वो वैसे कर्म करेगा जो अंततः उसके अपने हित में तो लाभदायक है ही है, लेकिन सामाजिक हित की दृष्टि से भी वो उपयोगी है। और एक विशेषता आपने जो यहाँ पर दी वो है विवेक व बुद्धि के साथ साथ इच्छाओं व भावनाओं का उचित महत्व। याद रखिए, देखिए, बुद्धिशील प्राणी कहने के बाद भी इस सिद्धांत में ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी भावनाओं को महत्व ना दें, इच्छाओं को महत्व ना दें। उनकी भी पूर्ति आवश्यक है, क्योंकि जो सहज प्रवृत्तियां हैं यदि उनकी पूर्ति नहीं करेगा तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, मनुष्य के जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ बुद्धि के नियंत्रण में होनी चाहिए। आत्मपूर्णतावाद को तभी हम
ठीक ढंग से मान सकेंगे। और ये कुछ मैंने एक परिचयात्मक रूप से आत्मपूर्णतावाद के बारे में आपको बताने का प्रयास किया कि आत्मपूर्णतावाद के जो मूल थीम है, मूल सिद्धांत है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। और जैसा अभी अभी मैंने ऊपर जिक्र किया कि हम इनमें 3 प्रमुख समर्थक दार्शनिक हैं जिनको हम यहाँ पढ़ना और समझना चाहेंगे, जिसमें पहला प्रमुख समर्थक दार्शनिक है हिगेल का आत्मपूर्णतावाद। हिगेल का आत्मपूर्णतावाद। तो इन्होंने 2 प्रमुख पुस्तकें यहाँ पर लिखी हैं, एक है फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड और एक है फिलॉसफी ऑफ राइट। तो हम कल की क्लास में जब आपसे मिलेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो हम सर्वप्रथम आत्मपूर्णतावाद के अंतर्गत देखेंगे कि हम हिगेल के आत्मपूर्णतावादी सिद्धांत में उन्होंने क्या प्रमुख बातें हमें कही है। ठीक है विद्यार्थियों, चूँकि पद्धति नहीं है, हम प्रयास नए तरह से कर रहे हैं, इसमें नित्य नए सुधार की कोई गुंजाइश है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर हम सुविधा दे सकें। अब फिलहाल आज के लिए इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।